नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह। आज आप सबके सामने हम अपना लेसन शुरू करने जा रहे हैं। सेल जो कि जीवन की एक मौलिक इकाई है और इसी से आज संबंधित हम अपने टॉपिक को देखते हुए चलेंगे कि आखिर किस प्रकार से सेल का जो इतिहास है वो कैसे है। और सेल को हम कोशिश करेंगे कि हम जो है सेल एक जो है किस प्रकार से पूरे जो जीव हैं उसका निर्माण कर रही है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आज हमारा टॉपिक भी है सेल या कोशिका। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले। देखिए, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। अगर हम बात करें सेल क्या है, सेल एक यूनिट है लाइफ की यूनिट है। हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अभी अगर माने कि जो सेल है क्योंकि जो मनुष्य है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हम यहाँ बात करेंगे अगर सेल बहुत छोटी छोटी सेल हैं वे आपस में जुड़ेंगी और सेल का एक समूह बनाएंगी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से एक ही जैसा कार्य करेंगे और ये मिलकर क्या बना लेंगे, टिश्यू का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे टिश्यू का। चलिए, ये तो हम थोड़ा सा सेल के बारे में बात करें। पहले हम इसकी थोड़ी देखते हैं हिस्ट्री। सेल का सबसे पहले डिस्कवर किसने करी, सेल को, इस सेल की खोज किसने करी, तो आज हम सबसे पहले यही देखेंगे। सेल है, सेल को हम कहेंगे कोशिका। कोशिका का सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, जिसने कोशिका को किया, या कोशिका की हम ये कह सकते हैं जो कोशिका की खोज है वो सबसे पहले किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक ने की। और कब की, 1665 ईस्वी। समझ में आ रही है, सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। और कब की, वो 1665 ईस्वी में। और यहाँ सबसे मुख्य बात ये थी कि उस समय जब इन्होंने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप, इनका हैंडमेड था, सबसे पहले इन्होंने अपने द्वारा हैंडमेड अपना माइक्रोस्कोप तैयार किया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उसे देखा और वो कैसी सेल थी, वो एक मृत सेल थी। हम ये कह सकते हैं कैसी सेल थी, डेड सेल थी, मृत सेल थी, जो किससे प्राप्त की गई थी, एक बोतल की कॉर्क से। कॉर्क क्या था, एक आपने देखा होगा कि अगर मैंने थोड़ा पढ़ा हो, जो डेजर्ट में जो रेगिस्तान में जो प्लांट मिलते हैं ना, एक रेगिस्तानी प्लांट भी है ओक। ठीक है, और ओक ऑस्ट्रेलिया का सबसे मुख्य पौधा भी है। तो ओक की ओक है ना, ओक जो है ये प्लांट है। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक प्लांट है। और इसी की जो कोशिका थी वो डेड सेल थी, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। इसी से संबंधित इनकी एक बुक भी आई जिसे हम उस समय ये प्रकाशित हुई, रॉबर्ट हुक की माइक्रोग्राफिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप नोट करके भी चलिएगा कि जैसे इनकी बुक की किसकी थी, रॉबर्ट हुक की माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने आखिरकार मृत सेल की खोज की है। तो लिविंग सेल की खोज किसने की, चलिए हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं। इनके बाद एंटोनी वॉन ल्यूडेनहोफ, एंटोनी वॉन ल्यूडेनहोफ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किया जीवित जो सेल है उसकी खोज की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेल आखिरकार है क्या। सेल की अगर हम परिभाषा बताएं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की बेसिक यूनिट है जो कैसी होगी, देखिए सबसे मुख्य बात है अगर सेल की परिभाषा की बात करें तो ये लाइफ की क्या है, लाइफ की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। ठीक है ना, फंक्शनल यूनिट है। चलिए फिर अब हम देखते हैं कि ये क्या है, सेल की परिभाषा है जिसमें आपने देखा कि सेल क्या है, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी कि प्रत्येक सेल कार्य भी करेगी और संरचना बनाएगी। चलिए अब हम देखते हैं सेल को आखिरकार हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। आइए,
सेल क्लासिफिकेशन। मुख्यतः जो सेल हैं, जब हम जो सेल की स्टडी है वो साइटोलॉजी है। पहले हम एक मिनट और देख लेते हैं। सेल स्टडी, सेल की जो स्टडी है वो साइटोलॉजी है, ठीक है। सेल की स्टडी क्या कहला रही है, साइटोलॉजी कहला रही है। और साथ साथ में अगर हम सेल की क्लासिफिकेशन की बात करें या हम ये कहें कि सेल कितने प्रकार की होती है, तो सेल जो है सिर्फ दो प्रकार की होंगी, ठीक है। तो सेल जो है सिर्फ दो प्रकार की होंगी। एक होंगी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और दूसरी होगी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ प्रो से क्या मतलब है, अगर हम इसका पूरा मीनिंग देखें तो जो प्रो है इसका मतलब होता है आद्य या प्राचीन, जिसे हम कहेंगे प्रिमिटिव। यानी कि ये इस प्रकार की सेल हैं जो जिनका विकास ज़्यादा नहीं हो पाया, यानी कि ये कैसे हैं, प्राचीन हैं। और जिनका विकास ज़्यादा हुआ है उन्हें हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये मिलेंगी बैक्टीरिया एंड जिसे हम जीवाणु कहेंगे, और साथ साथ में बीजीए, है ना, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें साइनोफाइसी जो संघ है उसमें रखा गया है, ब्लू ग्रीन या नील हरित शैवाल। अब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। जितने भी सजीव हैं बीजीए और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी में क्या मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं मिलेंगी। हम ये कह सकते हैं कि सभी प्लांट एंड एनिमल, सभी में क्या प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये हम ये कह सकते हैं ये वे सेल है जिनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। कुछ मुख्य बातें आपको हम और बताए हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें जो मुख्यतः केंद्रक हैं, न्यूक्लियस है, उसका अभाव होता है। और जितने भी इनके सेल ऑर्गन्स हैं वे सब क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरे हुए पड़े होंगे। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जस्ट इमेजिन कि अगर ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और सेल के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गन ऐसे बिखरे हुए पड़े होंगे। लेकिन हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि अगर मान लीजिए ये सेल है, ऐसे हमने प्लांट सेल का एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस है केंद्रक है, यहाँ पर इसका सारा जेनेटिक मटीरियल उपस्थित होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्रक है वो इसमें स्पष्ट है और सुविकसित केंद्रक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम थोड़ा से पढ़ लेते हैं सेल का क्लासिफिकेशन निकाल। देखिए बच्चों, अगर मान लिया कोई भी टॉपिक ऐसा है या कोई पॉइंट ऐसा है आप पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। सेल, देखिए सेल का वैसे तो हम क्लासिफिकेशन आपको दो प्रकार से बता चुके हैं, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। लेकिन हम यहाँ जो आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाएंगे वो हम प्लांट सेल लेंगे। उसका एक रीज़न है क्योंकि प्लांट सेल जो है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स उपस्थित हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कोशिकांग उपस्थित है जो कोशिका के अंदर ही सबसे ज़्यादा है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल लें तो वहाँ पर हमें इतने से ज़्यादा जो सेल ऑर्गन्स हैं वे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, आप प्लांट सेल का लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप प्लांट सेल जो है, अगर यहाँ प्लांट सेल का क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो प्लांट जो सेल थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दी थी। तो ये थे जर्मन के साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन जो थे वे बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वे ब्रिटिश साइंटिस्ट और जोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेल थ्योरी दी। उसके बाद रुडोल्फ विस्कोय वे मॉडर्न सेल थ्योरी उन्होंने दी। मॉडल जो मॉडर्न थी सेल थ्योरी वो दी। उनकी एक पॉइंट थी जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, अच्छा देखिए कि अभी तक स्लाइडेन और स्वान जो साइंटिस्ट आए इन्होंने सेल थ्योरी दी, वो वे इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्होंने ये तो बताया कि नई जो एक सेल है, जो लिविंग सेल है, वो एक अपनी ही पेरेंट सेल से बनेगी। लेकिन वे इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि अगर कोई ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से एक सेल को
ठीक है, बन रही है, लेकिन न्यू सेल किस प्रकार से बनी है इस चीज़ को भी स्पष्ट नहीं कर पाए। और इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए जो रुडोल्फ विस्को थे, ये साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि जो भी पुरानी सेल हैं वे ये डिवीजन करके क्या बनाती हैं, न्यू सेल बनाती हैं। ठीक है ना, वे क्या बनाती हैं, न्यू सेल बनाती हैं। इसे कहा जाता है ओमनी सेलुलर ई सेल, यानी कि पुरानी सेल से ही क्या होगा, नई सेल का विकास होगा। देखिए अब हम सेल को किस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट सेल का करेंगे, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल को हम यहाँ क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। देखिए अगर सेल को हम दो भागों में बांट दें ऐसे, ठीक है, हम ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलेगा सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट सेल का। आप सभी को पता भी होगा, जंतु कोशिका और हम पौधे कोशिकाओं में अंतर करें तो सबसे मुख्य अंतर कौन है, सेल वॉल। प्लांट की सेल में क्या मिलेगी, सेल वॉल, या जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वो उपस्थित होगी। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर देखिए कि सेल वॉल है और इसी में आपको बताएंगे डायग्राम सेल वॉल, और साथ साथ में यहाँ क्या होगा, देखिए कि आज हम प्लांट सेल के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट सेल का जो फीचर है, जस्ट इमेजिन करना है आपको, है ना, ये प्लांट सेल है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सेल वॉल है उपस्थित है, और साथ साथ में हम ये कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। देखिए अगर अभी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूँ तो शायद ये आप में से बहुत सारे उससे आंसर दे भी पाएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे सेल वॉल तो क्या आपको बताइए, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और एक होता है साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें देखिए कन्फ्यूजन तो बहुत करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते रहिए तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर होने वाली है। अब हमने बात करी सेल वॉल की, क्योंकि हम प्लांट सेल इसलिए लिए हमने क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स उपस्थित होंगे। ये सबसे बाहर का जो स्तर है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, और इसी के नीचे ये एक क्या होगा, ये बचा हुआ सारा भाग जो है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। और ये फीचर्स किसका है, हम यहाँ इसे कहेंगे कि ये पौधों का फीचर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये किसका फीचर है, पौधों का है, और प्रोटोप्लास्ट भी किसका फीचर्स है, पौधों का है, ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ हम ठीक है कि जो प्लांट सेल है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आपको बता दें कि जो ये प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में भी 3 स्तर, अगर ये हम कोशिका इस तरीके से बना दें ऐसे, तो यहाँ पे 3 स्तर होंगे, आपको यहाँ 3 स्तर दिखाई देंगे। सबसे बाहर का स्तर क्या है, यहाँ इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल ऐसे होगा, ये इसका प्लाज्मिड है, अतिरिक्त गोलाकार डीएनए है, और ये इसका मीसोसोम्स है, ठीक है, ये इसके फूड वैक्यूल से है, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए खंड है, ठीक है ना, ये इसका पिलाई है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल। थोड़ा सा हम इसीलिए आपको यहाँ पर ये टॉपिक के अंदर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको कुछ लेयर दिखाई दे रही होगी, कुछ परत और कुछ परत यहाँ है, थोड़ा सा कंपैरिजन कर हम दोनों को बता रहे हैं। देखिए ये जो दोनों हैं प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल, यहाँ ये सबसे बाहर का स्तर जो है इसे हम कहेंगे कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये कोशिका भित्ति जो है बनी होती है, इसे हम यह तो कहेंगे कैप्सूल, कैप्सूल, या हम इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब कैप्सूल कब कह रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कब कह रहे हैं, क्योंकि जब इसका निर्माण होगा, अगर इसकी भित्ति में ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित है, तब हम ये जो उस बैक्टीरिया की, जिस बैक्टीरिया की सेल में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है वो ज़्यादा है, तो उसे इस समय इस परत को हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है कि उसकी जो सेल वॉल है उसमें यहाँ पॉलीसैकेराइड की मात्रा, जो परसेंटेज है कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल में वो ज़्यादा है, तो उसे हम कब कहें, उसे कहेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स। और समझ में आ रही है। देखिए ये अंदर हमने आपको इसीलिए बताया कि जिससे आप इन दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ सकें। जबकि यहाँ किस चीज़ की बनी हुई है, ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये प्लांट का फीचर है, बैक्टीरियल सेल है। चलिए इसे थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए अगर हम
यहाँ से इस प्रोटोप्लास्ट को अलग अलग भागों में बांट दें, ठीक है। यहाँ होगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। ये तीन स्तर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ देखिए प्लांट सेल की बात कर रहे हैं और प्लांट सेल में सॉरी ये काफ़ी बड़ा वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल है और यहाँ ये इसका केंद्र है। तो देखिए अगर हम इस सारे सभी पार्ट की बात करें, ये जो मेम्ब्रेन थी प्रोटोप्लास्ट, ये जो स्तंभांग उस समय कहा गया, ये वाला जो पार्ट है टोटल पार्ट, ठीक है ना, ये सभी पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर है। और अगर हम ये जो केंद्रक है इस केंद्र को हटा लें, इस केंद्र को हटा लें तो हम इसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अगर हम ये बाहर का आवरण सारा छुपा लें और ये सिर्फ हम इस केंद्र की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म, क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटोप्लाज्म से माइनस किसे करते हैं, न्यूक्लियस को करते हैं, तो जो भी बचेगा वो क्या है, सारा साइटोप्लाज्म। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म माइनस प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियस निकाल रहे हैं तो साइटोप्लाज्म बच रहा है और साइटोप्लाज्म को हम माइनस कर दें, साइटोप्लाज्म का हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, न्यूक्लियस, ठीक है ना, हमारे पास क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा। और समझ मारिए, और ये तीनों मिलकर ये क्या बना लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। देखिए ये हमने बताया कि अगर ये अकेला है तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, इसे हटा ले तो ये साइटोप्लाज्म बन जाएगा, और सारा साइटोप्लाज्म हटा ले ये अकेला हो तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म, सभी की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। देखिए अब हम अगर यहाँ बात करें साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, इसी में मोस्टली सेल के ऑर्गन्स उपस्थित हो, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, सेल के जो ऑर्गन्स हैं सब यहाँ उपस्थित होंगे, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ें हैं, सेल ऑर्गन और ये पार्ट है साइटोसोल, मतलब ये ऐसा पार्ट है सेल के अंदर, कुछ पार्ट ऐसा भी है यहाँ पर जहाँ कोई भी कोशिका का अंग उपस्थित नहीं है, ठीक है। ऐसा तो होगा कि इसमें पार्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ कुछ स्थान ऐसा बचेगा जहाँ पर कोई भी कोशिका का जो अंग है वो उपस्थित नहीं है, तो उस रिक्त स्थान वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, साइटोसोल, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है सेल ऑर्गन वाला, जहाँ जहाँ भी सेल के ऑर्गन उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे सेल ऑर्गन, ठीक है। अब ये भी पार्ट है, ये हम अलग अलग भागों में बांटें, जैसे हम कहेंगे मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं वे कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिनके पास में या तो मेम्ब्रेन होगी या मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेम्ब्रेनस है ये भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि सेल के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही आवरण उपस्थित है, तो एक ही मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, या फिर वहाँ पर क्या होगा, दो आवरण उपस्थित होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम एक तो होगा सिंगल मेम्ब्रेन, एक होगा डबल मेम्ब्रेन्स।
इसका मतलब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि ऐसे ऑर्गन होंगे सेल के जिनमें से एक सिंगल मतलब एक ही मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन पार्ट क्या होंगे, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स होंगे सेल के जिनमें सिर्फ दो लेयर या दो मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। ये मेम्ब्रेनस यानी कि ऐसे सेल के ऑर्गन्स हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है। जैसे मैं यहीं पर आपको बता दूं कि जो ए मेम्ब्रेनस है वो राइबोसोम्स राइबोसोम से हैं, सेंट्रियोल है, ठीक है, और न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस है। इनमें क्या है कि कोई भी मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये झिल्ली का रहित होते हैं, इनके पास कोई भी झिल्ली नहीं है। लेकिन इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमें पहले कब करना पड़ेगा, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। आप देखिए साथ में जब भी आप पढ़ाई करें तो साथ साथ में आप अपने कॉपी और पेन अपने पास रखें, जिससे आप जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगे तो आप नोट करते रहें, ठीक है ना। क्योंकि हमारे हाथ के लिखा हुआ है जो नोट्स होता है ना, वो हमारे लिए अमृत साबित हो। ठीक, जो चीज़ें हम एक बार लिख के उसे अच्छे से रिवीजन करेंगे तो हमारे लिए स्थायी रूप से स्टोर होता है। चलिए देखिए, अब हमने यहाँ आपको बताया कि सिंगल मेम्ब्रेनस पार्ट है और डबल मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस पार्ट यानी सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन और डबल मेम्ब्रेन्स जो ऑर्गन, ठीक है। अब सिंगल कौन कौन से होंगे, यानी ऐसे कोशिकांग या ऐसे कोशिका के अंग जिन पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन उपस्थित है, हम उसी को देखते हैं। सबसे पहले गोल्गी बॉडी, जिसे हम क्या है गोल्गी काई भी कहें, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम क्या है, गोल्गी काई है। लेकिन गोल्गी बॉडी हम कहाँ कह रहे हैं, है ना। गोल्गी बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो हम एनिमल में तो हम गोल्गी बॉडी कह रहे हैं, गोल्गी काई। लेकिन अगर हम प्लांट, क्योंकि यहाँ पर प्लांट चल रहा है, प्लांट में हम गोल्गी बॉडी क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम। क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं कि प्लांट में जो गोल्गी बॉडी है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो डिक्टियोसोम के नाम से गोल्गी बॉडी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ में ER, ठीक है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सभी जो ऑर्गन है ये कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइक्रो बॉडी है, ठीक है। लाइसोसोम्स हैं, जिन्हें सुसाइड बेस या आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है, ठीक है ना, सुसाइड बेस। क्योंकि इन्हें इसलिए आत्मघाती की थैली कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम उपस्थित हों। कभी कभी ये अपनी ही कोशिका का भी डाइजेशन अपघटन कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। चलिए देखिए, ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, अगर आप सही से देखते हुए तो बहुत सारे हैं, लेक्चर वैसे भी बहुत लंबा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा। अब हम डबल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होंगे। पॉइंट 1 जो है हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि कोशिका का इसे पावर हाउस भी कहा जाए, कोशिका का इसे बिजली घर भी कहा जाए, क्योंकि सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही है। और किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में है। और एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। चलिए हम लिख भी देते हैं एटीपी, ठीक। और अगर हम ये सेकंड पार्ट की बात करें तो ये है आपका प्लास्टिड, उन्हें प्लास्टिड, जिन्हें हम क्या है लवक कहेंगे, हम लवक या प्लास्टिड। ये भी कैसे हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, हम ये कह सकते हैं। और एक मुख्य बात आपको और बता दी जाए कि जो भी सारा जेनेटिक मटेरियल सेल का केंद्र के पास होता है,
लेकिन ये जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये सारे अलग पार्ट हैं। तो कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सेल के किस ऑर्गन के पास अपना पर्सनल या खुद का डीएनए होता है? तो वो कौन है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? अपना स्वयं का डीएनए उपस्थित है। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड की। तो यहाँ प्लास्टिड को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में हम इसे अलग अलग बांट लेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना? 3 यहाँ प्लास्टिड पहले हमने बताया ये डबल मेम्ब्रेनस है, तो ये भी 3 भागों में बटेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अभी यहाँ आपको 2 चीजें और अभी हमें बतानी है। देखिए, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसे हम रब कर देते हैं इधर। ठीक है, आप नोट करके चलिएगा। जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पर क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब यहाँ ल्यूकोप्लास्ट के भी हमने 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपको हम बता दें, क्योंकि जो प्लास्टिड है, ठीक है ना, अभी से क्लासिफिकेशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड हर एक कलर के पीछे ये रेस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड ही प्रत्येक जो भी कलर है उनके पीछे प्लास्टिड होंगे। ठीक है, जैसे हम इनके 3 पार्ट हमने अभी आपको बताए कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रत्येक हरे रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, है ना, हरे रंग के लिए, हरे रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, चाहे लीफ हो और या प्लांट की स्टेम हो, जो भी हरा रंग है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। और ये क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो क्लोरोफिल होगा। ठीक है ना? चलिए, वो थोड़ा डीप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो जितने भी कलरफुल फ्लावर हैं, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक है, और जितने भी फल फ्रूट हैं, सभी के पीछे कौन है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट है प्रत्येक रंग के पीछे, छोड़कर हरे रंग को। ठीक है ना? हरे रंग में कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी ये तो चलो आगे की चीजें हैं, वो बाद में बता देंगे। लेकिन क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए होगा और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन रंग के लिए होगा। और यहाँ साथ में हमने बात की थी ल्यूकोप्लास्ट की। अब हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये अब प्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट को भी हम 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले यहाँ होगा एमाइलोप्लास्ट, और प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, और यहाँ पर हम बात करेंगे इलायोप्लास्ट। ठीक है, 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट होंगे, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। ठीक है, अब अच्छा, एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो एमाइलोप्लास्ट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एमाइलेज से देते हैं। ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनका जो स्टोरेज है वो यही ल्यूकोप्लास्ट करता है। जैसे आलू में स्टार्च है, ठीक है, तो उनका जैसे आलू में क्या है? स्टार्च है, इसका संचय कौन करेगा? संचय करना होता है कि उसका पूरा स्टोरेज करना आलू के अंदर, तो वो कौन करेगा? इलायोप्लास्ट ही रेस्पॉन्सिबल है उसके पीछे। समझ रहे हैं? हमने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको, आलू है ना, आलू में क्या है? स्टार्च है बिग अमाउंट में, और स्टार्च में ही क्या है?
स्टार्च की जो स्टोरेज करता है वो कौन है, एमाइलोब्लास्ट। याद करने का तरीका क्या है कि जो एमाइलेज एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का। ठीक है, साथ साथ में हम प्रोटीनोब्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीनोब्लास्ट जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा प्लास्टिड या ऐसा पिगमेंट या ऐसा वर्णक जो प्लांट में क्या करेगा, प्रोटीन का संचय करेगा। क्लियर है, जैसे जितनी भी दलहनी फसल है, ठीक है ना, दलहनी फसल है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं दालें। ठीक है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता, प्रोटीन है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन का है दालों के अंदर है, और सोयाबीन है, इन सभी में क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। तो ये प्लांट में प्रोटीन का संचय हो रहा है। ठीक है, देखिए जो दलहनी फसलें हैं और उनमें जो दालें हैं उनके अंदर प्रोटीन का जो संचय हो रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन को जो स्टोरेज कर रहे हैं तो कौन करेगा, प्रोटीनोब्लास्ट। चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक प्रोटीन जो है, प्रोटीन का सबसे छोटा अणु क्या कहलाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, और अगर हम बात करें इलायोब्लास्ट, इलायोब्लास्ट यानी कि वे पिगमेंट है, हम ये कह सकते हैं कि वे प्लास्टिड हैं। ठीक है, जो क्या कहें, प्लांट के अंदर फैट है ना, हम तो यह कह सकते हैं वसा या तेल, ठीक है, फैट या ऑयल का संचय करेंगे, वे उनके पीछे कौन सा जो प्लास्टिड होगा, इलायोब्लास्ट होगा। ठीक है, जैसे सरसों में मस्टर्ड ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, तो उसके पीछे कौन है, इलायोब्लास्ट उपस्थित है। बात क्लियर है। ऐसे ही अगर हम देखें जितने भी बादाम है, बादाम में भी ऑयल मिलता है, ठीक है, बादाम है और नारियल है, यानी कि अलसी है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी ऑयल या फैट का संचय हो रहा है तो उन्हीं के पीछे कौन होगा, इलायोब्लास्ट मुख्यतः अपनी भूमिका निभाता है। तो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हम प्रत्येक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का भी पूरी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।